माय डियर फ्रेंड, आज मैं जून महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ हाजिर हूँ। मैंने इस वीडियो में जितने भी जून महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रखी है। चाहे वो राज्यों से संबंधित हो, गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण योजनाएं हो, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया पोर्टल हो, ऐप हो, जितने भी निधन हुए हैं इस महीने में महत्वपूर्ण व्यक्तियों का, जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, और भी बहुत सारे तरह के करंट अफेयर टाइप वाइज मैंने अलग अलग करके यहाँ पे रखा है। और मैंने वन लाइनर के रूप में इसे नहीं लिखा है, क्योंकि वन लाइनर रटने से आपको लगता है आपने करंट अफेयर कवर कर लिया, बट अब एग्ज़ाम में जो पैटर्न आता है, जिस चीज़ को आप छोड़ देंगे ना, जैसे यही एक किसी इन्फॉर्मेशन में 4-5 पहलू होते हैं, उसमें से आप जिस पहलू को छोड़ देंगे वही एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में बनता है। तो ये वीडियो आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, या फिर आप एसएससी की तैयारी करते हो, आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन कार्यक्रम को चालू किया गया। भारत सरकार ने इस मिशन के तहत कितना रुपया दिया? 445 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी है। और इससे फ़ायदा क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ के लगभग 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन मिलेगा। तो इसमें भारत सरकार ने कितना रुपया दिया, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कितने लाख परिवारों को फ़ायदा मिलेगा? 20 लाख परिवारों को फ़ायदा मिलेगा। कहाँ पे चालू किया गया? तो जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में चालू किया गया। इसके बाद का करंट अफेयर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप जानते हैं नाम, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली कोरोना नामक एक ऐप लॉन्च किया है। दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और बेड और वेंटिलेटर की कमी दिखाई देती है। जब भी कोई मरीज़ बेड और वेंटिलेटर के लिए अस्पताल से बातें करता है तो वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया है दिल्ली कोरोना, उसमें निजी तथा सरकारी अस्पताल में जितने भी बेड और वेंटिलेटर उपलब्ध हैं उसकी जानकारी लोगों को मुहैया कराएगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो नया यूनियन टेरिटरी बना है। तो वहाँ के राज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। उन्होंने कर्मचारियों के वेतन की जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरा वेतन। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा मेरा वेतन मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो कर्मचारियों को वेतन से संबंधित जानकारी देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। फिर छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ चूँकि नक्सली एरिया है तो वहाँ के पुलिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, और फिर छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने के लिए और उससे निपटने के लिए एक कार्यक्रम चालू किया है जिसका नाम है स्पंदन कार्यक्रम। स्पंदन कार्यक्रम में क्या होगा? तो पुलिसों को परामर्श सत्र आयोजित किया जाएगा, संगीत, योग, थेरेपी, इस सब की व्यवस्था की जाएगी। तो ये था आपका छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा एक स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। केरल राज्य सरकार, और अब मैं आपको बता दूं, पिछले ही साल केरल सभी नागरिकों को इंटरनेट देने का वादा किया था और इस इंटरनेट का प्रयोग करना सबका मौलिक अधिकार भी बना था। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य था केरल। और उसी परियोजना को पूरा करने के लिए केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना को चालू किया गया। इसमें क्या होगा? गरीबी रेखा से नीचे वाले सभी लोगों को मुफ्त वाईफाई स्पीड, हाई स्पीड वाईफाई को दिया जाएगा। फिर मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? एन बीरेन सिंह। इन्होंने इम्फाल में एक क्लिनिक, प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और प्लांट हेल्थ क्लिनिक कहाँ पे, किस राज्य में चालू किया गया? तो मणिपुर में चालू किया गया। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। उन्होंने आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम के साथ मिलकर ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट चालू किया है, कचरा एक्सचेंज वेबसाइट चालू किया है। तो आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने कचरा एक्सचेंज वेबसाइट चालू किया है?
तो ये कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। फिर आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे उत्कल जननी, ये एक गान है जिसे लिखा किसने है? लक्ष्मीकांत महापात्र ने इसे लिखा है। क्या है गान का नाम? वंदे उत्कल जननी। एक गाना है जिसको लक्ष्मीकांत महापात्र ने लिखा है, लेकिन उड़ीसा ने उसे अपना राष्ट्रीय गान घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार, जो भी प्रवासी मजदूर राजस्थान में लौट रहे हैं उनके रोजगार मुहैया कराने के लिए ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय और राज कौशल पोर्टल, ये 2 पोर्टल को लॉन्च किया है। राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय, ये 2 पोर्टल को लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि जो जॉब देने वाले हैं, जो उद्योग जगत के लोग हैं, उनसे और मजदूरों के बीच में संपर्क बढ़ेगा। आगे बात करते हैं तो उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी, आप जानते हैं उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। तो लेकिन उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया गया, और गैरसैंण जो जगह है ये किस ज़िले में आता है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसकी घोषणा किसने की थी? तो बेबी रानी मौर्य, जो कि उत्तराखंड के कौन हैं? राज्यपाल हैं, उन्होंने घोषणा किया था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना को चालू किया है। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनकी रोजी रोटी मारी गई है लॉकडाउन के कारण, तो उनके उत्थान के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना को शुरू किया है। और इसके लिए 300 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए, मतलब 300 करोड़ रुपये का फंड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिया गया। किस योजना के लिए? मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, स्ट्रीट वेंडर के लिए दिया गया है। आगे बात करते हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है अभी? उद्धव ठाकरे। उन्होंने दुनिया का पहला प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। और आप जानते हैं महाराष्ट्र और दिल्ली में कोविड-19 मरीजों की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, इसीलिए वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बहुत ही जल्दी टेस्ट करने का ये है प्रोजेक्ट प्लेटिना, जिसमें किसका उपयोग किया जाता है? प्लाज्मा थेरेपी। और प्लाज्मा के बारे में आप जानते हैं, हमारे ब्लड में जो है वो प्लाज्मा पदार्थ पाया जाता है, उसी के द्वारा जांच करने का विधि है प्रोजेक्ट प्लेटिना, जिसे लॉन्च किया गया है। फिर मध्य प्रदेश के सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई को किल कोरोना अभियान का घोषणा किया। आपसे पूछा जाएगा कि किल कोरोना अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया है। फिर झारखंड के रांची में दिव्यांगजन, जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, PWD जो होते हैं, उनके कौशल विकास के लिए एक समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। एक समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC का उद्घाटन किया गया है। और ये किन्होंने किया है? तो आप यहाँ पे 2 नाम जानिए, थावरचंद्र गहलोत और अर्जुन मुंडा। थावरचंद्र गहलोत कौन है? हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद्र गहलोत। और आगे बात करें तो जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। उन दोनों ने मिलकर इसे चालू किया था। आगे बढ़ते हैं। YSR जगन मोहन रेड्डी, ये हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने जितने भी असमर्थ लोग हैं, जैसे नाई, टेलर्स, वाशरमैन, इन सब को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना को लागू किया है, जिसका नाम भी है जगन्नाथ चेदोडू योजना। आप नाम याद रखिएगा, जगन्नाथ चेदोडू योजना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साउथ इंडिया का जो भी योजना होता है उसका नाम थोड़ा अटपटा होता है, इसीलिए वो पूछा जाता है एग्जाम में। जगन्नाथ चेदोडू योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया? आपको ऑप्शन में दिया रहेगा आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ये सभी ऑप्शन में आपको दिए रहेंगे। तो जगन्नाथ चेदोडू योजना का शुरुआत किसने किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगन मोहन रेड्डी ने। और इसमें क्या होगा कि 7 वर्ष से उम्र के जितने भी कम उम्र के होंगे, टेलर्स, नाई और वाशरमैन, उन सभी को एक मुश्त 10,000 रुपया कैश के रूप में दिया जाएगा। और लगभग कितने लोग होंगे? तो 2.47 लाख लोग को इससे लाभ मिलेगा। इसी में जो जगन्नाथ चेदोडू योजना है, इसी के तहत छात्रों के लिए भी
गरीब छात्र जो होते हैं उनके लिए भी एक किट दिया जाएगा, जिसमें किताब दिया जाएगा, उनको नोटबुक दिया जाएगा, जूता मोजा और 3 जोड़ी वर्दी दी जाएगी, 3 जोड़ी ड्रेस दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया। ये पंचवटी योजना क्या है? ये वृद्ध लोगों के लिए है, जो भी बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए ये पंचवटी योजना है। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो एक पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिस पार्क में बूढ़े लोग अपने समय को बिता सके। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा योजना के तहत ही इस पंचवटी योजना को चालू किया गया है। इससे डबल लाभ होगा, एक तो पार्क बनेगा और दूसरा मनरेगा में जो गरीब मजदूर हैं उनको काम भी मिलेगा। तो केरल के कोचीन में एक स्टार्टअप का इस्तेमाल करके मास्क को डिस्पोज करने वाले एक स्टार्टअप जो फर्म होता है उसके द्वारा बिन 19, जो कि डस्टबिन आप बोलते हैं ना, उसी से बिन 19 बना है। मतलब मास्क को डिस्पोज करने, जो मास्क यूज हो चुका है उसको अलग से डिस्पोज करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है, जिसे बिन 19 या यूवी स्पॉट डिवाइस बनाया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिन 19 और यूवी स्पॉट डिवाइस जो है ये किस राज्य सरकार ने चालू किया है, जो कि मास्क को डिस्पोज करने के लिए बनाया गया है? तो ये केरल के द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड में एक जैव विविधता पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क का शुभारंभ किया गया है। और ये कहाँ पे शुभारंभ किया गया है? तो उत्तराखंड में एक जगह है हल्द्वानी, बहुत ही फेमस जगह है, उसी हल्द्वानी जगह पे ये जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। आप साथ में ये स्टैटिक भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हल्के क्वेश्चन के तौर पे ये भी पूछ दिया जाता है कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए एक योजना लॉन्च किया है, जिसे बाल श्रमिक विद्या योजना कहते हैं। कौन सी योजना? बाल श्रमिक विद्या योजना। किन्होंने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत लड़कों को 1,000 रुपये और लड़कियों को 1,200 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और जब ये बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं पास कर लेंगे तो अगले जितने भी कक्षा की पढ़ाई करेंगे उसके लिए 6,000 रुपये अतिरिक्त राशि दी जाएगी। आगे बात करते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको कम करने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसे स्त्री कहा जाता है, STREE। आपसे पूछा जाएगा STREE का फुल फॉर्म क्या है? सी ट्रम्प्स थ्रोज रेस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। अगर हिंदी में लिटरली इसका मीनिंग जाने तो महिलाएं विकास करेगी, या फिर महिलाएं विजय को, ट्रम्प मतलब विजय होता है, वो विजय को प्राप्त करेगी। कैसे? रेस्पेक्ट से, उसको रेस्पेक्ट देने से, समानता देने से और महिला सशक्तिकरण से वो इससे में सफल होगी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। अब जानते हैं आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता जो गांव-गांव में जाके कोविड-19 के कितने पेशेंट हैं, या फिर किन्हीं बीमार कौन लोग बाहर से आए हैं, इन सब की जानकारी कलेक्ट करके सरकार को देती है। इस कोविड-19 बीमारी में भी वो गांव-गांव में एक्टिव रहती हैं। तो इसीलिए दिव्यांग जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है। किस सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। एक योजना है, एक टू खेलो एक टू पढ़ो। ये योजना किस सरकार ने लॉन्च किया है? आपसे पूछा जाएगा। तो त्रिपुरा के सरकार ने ये एक टू खेलो और एक टू पढ़ो योजना का शुभारंभ किया है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। ये हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक सरकार ने मास्क दिवस मनाया था, और ये कब मनाया था? 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया था। इसमें क्यों मास्क दिवस मनाया गया? क्योंकि लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने, इन सब की जागरूकता बढ़ाने के लिए कर्नाटक की सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया
था। तो आपसे पूछा जाएगा किस राज्य सरकार ने मास्क दिवस मनाया था, तो कर्नाटक के राज्य सरकार के द्वारा मास्क दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 18 जून 2020 को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड के वन विभाग ने एक मुनस्यारी जगह है जो कि किस ज़िले में आता है? पिथौरागढ़ ज़िले में आता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में मुनस्यारी नाम का जगह है जहाँ पे पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। अब ये लाइकेन क्या होता है? लाइकेन पार्क आप जानते हैं, लाइकेन जो होता है वो प्रदूषण का इंडिकेटर होता है। जिस एरिया में प्रदूषण ज़्यादा होता है, लाइकेन से पता किया जा सकता है उसकी संख्या में किस तरह से वृद्धि हो रही है। इससे पता किया जा सकता है कि वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है या नहीं। तो इसके लिए उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ ज़िले में मुनस्यारी नामक जगह पे कौन सा कवक पार्क, लाइकेन पार्क विकसित किया है। आगे बात करते हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो भी महिला स्वयं सहायता समूह गांव में होता है, छोटे स्तर पे इसका निर्माण किया गया। आप जानते हैं SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला का स्व सहायता समूह जो होता है, उनमें महिलाओं को एक और काम दिया गया है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना को चालू किया गया है विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा। और इसमें उनका काम होगा कि गांव-गांव में कौन से इलेक्ट्रिसिटी का कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, सबके द्वारा बिल तो भरा जा रहा है। इस चीज़ को चालू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया। और इसमें कौन लोग काम करेंगे? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला स्वयं सहायता समूह के लोग होंगे वो काम करेंगे। फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक मछली की प्रजाति का पता चला है जिसका नाम है एस्कीजोथ्रैक्स सिकुसिरमेनेसिस। ये थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है, आप एक भी नाम याद कर लीजिए। तो एक मछली के नए प्रजाति का विकास किया गया है। कहाँ पे किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक बैंक, जो कर्नाटका बैंक है, उसने महामारी में लोगों को एक हेल्थ पॉलिसी ऑफ़र किया है। इस हेल्थ पॉलिसी में क्या होगा? वैधता कितने दिन की होगी? 120 दिन की होगी। और 399 रुपये का एक प्रीमियम आदमी भरेगा। और उससे लाभ क्या होगा? कर्नाटक बैंक का अगर आप प्रीमियम 399 रुपये का भरते हैं तो 120 दिन की वैधता के साथ आपको ये सारी सुविधाएं दी जाएगी। क्या सुविधाएं दी जाएगी? तो अस्पताल में अगर 3 लाख तक खर्चा होता है तो वो भी आपका कवर किया जाएगा। फिर OPD में जब आप दिखाने के लिए जाते हैं तो वो आप OPD में जाते हैं तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है, जहाँ पे आप दिखाने के लिए डॉक्टर से पहली बार कंसल्ट करने जाते हैं, उसमें 3000 रुपये तक का कवर किया जाएगा। और सैन्य अस्पताल या किसी अस्पताल में अगर आप क्वारंटाइन में रहते हैं तो आपको 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। ये कर्नाटका बैंक के द्वारा एक हेल्थ पॉलिसी लॉन्च किया गया है। और इसमें कितने एज के आदमी कवर किए जाएंगे? 18 से 65 वर्ष के सभी ग्राहक इस पॉलिसी का लाभ उठा सकेंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप बैंकिंग के हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। कर्नाटक बैंक के MD और CEO कौन हैं? तो महाबलेश्वर MS, ये MD और CEO हैं कर्नाटक बैंक के। फिर आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक महापरवाना योजना को चालू किया है। महापरवाना का मतलब होता है आश्वासन पत्र। इसमें क्या किया गया है कि उद्योग को आसान बनाने के लिए ये चालू किया गया है। इसके तहत 50 करोड़ या उससे अधिक निवेश प्रस्ताव वाले कंपनी को एक आश्वासन पत्र दिया जाएगा। और इससे क्या होगा कि बहुत सारे विभाग में वो जो दौड़ते रहते हैं उससे उनको आज़ादी मिलेगा इस महापरवाना योजना के तहत कंपनी को। और वो कंपनी कौन सी होगी? 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश वाली कंपनी जो होगी उसको महापरवाना का हिंदी होता है आश्वासन पत्र, ये दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? उद्धव ठाकरे हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आगे बात करते हैं। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये थोड़ा यूनिक काम किया है, इसीलिए न्यूज में था। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट
जो किसका ऑथराइज्ड है, केम्पगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन करता है। आप जानते हैं बेंगलोर अगर आप गए होंगे तो आप केम्पगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही उतरे होंगे, तो वहाँ पे केम्पगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है, और ये अपने तरह का एक पहला सिस्टम है जो कि भारत के किसी भी हवाई अड्डे पे बनाया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम किस एयरपोर्ट पर बनाया गया है, तो केम्पगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाया गया है, और वो किसके तहत आता है, बेंगलुरु एयरपोर्ट के ही अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं तो मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया गया है। त्रिपुरा सरकार की ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, और इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो भी गांव में होते हैं या फिर ब्लॉक लेवल पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो भी होते हैं उसमें 4 बार गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया जाएगा और उन्हें किट दिया जाएगा। मातृपुष्टि उपहार 4 बार जब वो चेक करवाने के लिए जाएंगे, 4 बार पूरे प्रेगनेंसी के दौरान उनका 4 बार टेस्ट किया जाएगा, और उन 4 बार में उन्हें पौष्टिक आहार का जो किट होता है वो उन्हें दिया जाएगा। ये किसके द्वारा चालू किया गया है, त्रिपुरा सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में वर्चुअली एक पथ प्रदर्शक योजना, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ये प्रधानमंत्री जो अपने मन की बात में कहे थे आत्मनिर्भर भारत बनाने की, उसी का एक पहल है जो कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने चालू किया है। नाम क्या है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, और इसमें 31 जिलों में शुरुआत किया गया है। और कितने लोगों को लाभ मिलेगा, 25 हज़ार से अधिक प्रवासी कामगार हैं जिनको इनका लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं। पंजाब राज्य में कोविड-19 के कम्युनिटी स्प्रेड की जांच करने के लिए घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। पंजाब राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये किसकी जांच करेगा। आप जानते हैं कोविड-19 का एक लेवल होता है, जब वो कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड करने लगता है तो वो ख़तरनाक हो जाता है। तो कम्युनिटी लेवल पर स्प्रेड की जांच करने के लिए एक घर घर मोबाइल निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। किस सरकार के द्वारा, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। आगे बात करते हैं। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया था किनके द्वारा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है, पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, जिनके द्वारा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया था। तमिलनाडु के नमक्कल जगह का नाम है, वहाँ पे नमक्कल जगह पे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया था। तो आपको पता ही है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, पलानीस्वामी, और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। मैं फुल डिटेल में कवर करता हूँ क्योंकि पता नहीं आज के एग्जामिनर पे कोई भरोसा नहीं है, वो कब किस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन डाल देगा। जिसको आप सोचेंगे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है वही आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने मेरे हिसाब से जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अनुसार जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने फुल डिटेल में कवर किया। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। राजस्थान सरकार जल्द ही गरीबों के लिए एक लॉन्च किया है, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंदिरा रसोई योजना किस सरकार के द्वारा चालू किया गया है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा चालू किया गया है। फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत, और राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। देखिए आपको इसमें करना क्या है, जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ ना, तो आप एक बार पहले अच्छे से देखिए, फिर वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको ये याद हो जाएगा। क्योंकि मैं क्यों कैसे इस सब क्वेश्चन के साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ वीडियो को अगर 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको हर एक पॉइंट याद हो जाएगा। और वैसे भी एग्ज़ाम में ऑप्शन रहता है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे, छांट पाएंगे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत, और राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई
संगमनेरकर को विट्ठल भाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने की घोषणा किया। और ये विट्ठल भाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है, जो तमाशा नाटक जो होता है उसके क्षेत्र में दिया जाता है। तो किसे सम्मानित किया गया है विठा भाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से? तो गुलाब भाई संगमनेरकर, ये अपने तरह का एक यूनिक पुरस्कार था, इसीलिए मैंने ये राज्यों के इन्फॉर्मेशन में इसको दिया है। चलिए, अभी तक मैंने जून महीने में जितने भी राज्यों से जुड़े खबर थे उनको बताया। अब मैं केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सा महत्वपूर्ण ऐप, योजनाएं और पोर्टल चालू किया गया है उसके बारे में बताऊंगा। माय लाइफ माय योगा, जो कि जीवन योगा के नाम से भी विख्यात है, एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ये एक प्रतियोगिता है, माय लाइफ माय योगा, इसको चालू किया गया है। और किन्होंने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन के दौरान इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था, इसके बारे में बताया था। और यह प्रतियोगिता जो है आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर द कल्चरल रिलेशन ICCR और आयुष मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है। और नाम क्या है इसका? तो माय लाइफ माय योगा। आपसे पूछा जाएगा माय लाइफ माय योगा को किन्होंने लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। और किस किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर द कल्चरल रिलेशन, इनका एक संयुक्त प्रयास है माय लाइफ माय योगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्री और कानून एवं न्याय एवं संचार मंत्री, ये सारे के सारे कौन हैं? रविशंकर प्रसाद जी हैं। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का ये क्या है? AI.government, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से government.in, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा? रविशंकर प्रसाद के द्वारा। और केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन हैं अभी? किरण रिजिजू हैं, जिन्होंने खेलो इंडिया पाठशाला का शुभारंभ किया था। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संघ के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। PM स्वनिधि नामक एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का शुभारंभ किया गया है। और PM स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री, PM से प्रधानमंत्री, स्वनिधि, तो स्वनिधि SV से क्या हो जाएगा? स्ट्रीट वेंडर्स, S से स्ट्रीट, V से वेंडर्स, और उसके बाद A से आत्मनिर्भर, और निधि तो निधि लिखा ही हुआ है। तो PM स्वनिधि, या फिर इसको आप बोल सकते हैं PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को चालू किया गया है, जिसमें उन्हें ऋण आसानी से ऋण दिया जाएगा। और अभी पीछे भी आपने पढ़ा था, एक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चालू किया गया था। तो इसी तरह प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत का है, उसी के तहत स्वनिधि योजना को चालू किया गया। आपसे क्या पूछा जाएगा? या तो आपको फुल फॉर्म पूछा जाएगा, PM स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना। या आप बैंकिंग की तैयारी अगर कर रहे हो तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, PM स्वनिधि में भी का क्या मीनिंग है? तो क्या हो जाएगा? वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, SV स्ट्रीट वेंडर्स, A से आत्मनिर्भर, निधि तो निधि ही हो गया। तो ये योजना का शुभारंभ किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का अभियान चालू किया गया है। और 2 महीने के भीतर 1 जून से 31 जुलाई तक लगभग 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को
किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। आपसे इसमें क्या पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो अभियान है ये कितने डेयरी किसानों को लाभ मिलेगा। तो 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को इससे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये योजना को चालू किया गया 1 जून से 31 जुलाई के बीच में 1.5 करोड़ डेयरी किसान का मतलब जो किसान खेती करते हैं और गाय भैंस ये पालते हैं उनके लिए ये योजना को चालू किया गया था। आगे बात करते हैं वंदे भारत मिशन। आप जानते हैं वंदे भारत मिशन एक योजना है जिसमें विदेश से जो लौटते हैं भारतीय उनके बारे में जानकारी दिया जाएगा। मतलब वो कौन सा काम करते हैं, अगर वो कोविड-19 या किसी भी कारणवश वो देश लौटते हैं स्वदेश, तो उनका पूरा बायोडाटा उसमें होगा। स्किल्ड वर्कर, स्वदेश का भी आपको से फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो एस से स्किल्ड, डब्ल्यू से वर्कर्स, ए से अराइवल, डी से डेटाबेस और फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ई एस से एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो ये जो देश में लौटते हैं स्वदेशी लोग, तो उनकी पूरी जानकारी इस स्वदेश पोर्टल में होगा और इससे क्या होगा कि उन्हें रोजगार आसानी से मिल सकेगा। और ये किस किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा और विदेश मंत्रालय का एक संयुक्त पहल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वंदे भारत मिशन के तहत कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो स्वदेश पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा, जो भी विदेशी भारतीय भारत के लौटेंगे तो उनकी पूरी जानकारी उसमें होगी कि वो किस तरह के काम करना जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसे ट्यूलिप कहा जाता है। टी फॉर द, टी से दा हो जाएगा और यू से अर्बन, एल से लर्निंग, आई से इंटर्नशिप और पी से प्रोग्राम। आप फुल फॉर्म याद कीजिए क्योंकि एग्जाम का एक फेमस क्वेश्चन बन चुका है। ट्यूलिप दे दिया जाएगा, उसमें से पूछ दिया जाएगा कि एल फॉर क्या होगा, तो एल फॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लर्निंग हो जाएगा। तो भारत सरकार के द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और यह कार्यक्रम जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE इसके द्वारा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसका काम क्या होगा, तो सभी शहरी स्थानीय निकाय और स्मार्ट शहरों में नए स्नातक जो भी होंगे उनको प्रशिक्षित करना होगा। जो भी नए ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे उनको प्रशिक्षित करने का काम इस योजना के तहत किया जाएगा। योजना का नाम क्या है, ट्यूलिप, और इसका फुल फॉर्म क्या है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए नगर वन शहरी वन कार्यक्रम का शुरुआत किया है। तो इसमें क्या किया जाएगा, अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना है। बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री जो कि कौन है, RK सिंह, और ये कहाँ से सांसद हैं हमारे, तो बक्सर, आरा या बक्सर, ये बिहार का जगह है, वहीं से ये सांसद हैं। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट पहल का शुभारंभ किया है और इससे क्या होगा, ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरण ऊर्जा स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। फिर देखते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है हमारे, शिक्षा मंत्री हमारे कौन हैं, श्री रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ द कोविड-19 ये एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया है और ये NCERT और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा बुकलेट बनाया गया है। इसमें छात्रों को ये इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आप किस तरह से घर पे बैठे पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। किनके द्वारा लॉन्च किया गया, हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 1 ईयर ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, आप जानते हैं 2019 में मोदी सरकार बन के आया और 1 साल उसका 2020 में पूरा हो गया।
तो उसी के लिए एक साल में मोदी गवर्नमेंट की कौन कौन सी अचीवमेंट थी उसको दिखाने के लिए 1 ईयर ऑफ द मोदी गवर्नमेंट टुवर्ड ए सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये ई बुकलेट को जारी किया गया। और ये ई बुकलेट जो है वो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। आगे बात करते हैं तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। और ये कोविड बीप का फुल फॉर्म क्या है? कोविड बीप, तो COVID, तो कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेटेड वाइटल इन्फॉर्मेशन डिटेक्शन, वाइटल इन्फॉर्मेशन डिटेक्शन कोविड का फुल फॉर्म हो गया। और बीप का फुल फॉर्म क्या है? बायोम्ड ECIL ESIC पोड, ये लॉन्च किया गया है। और किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे गृह मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसको आप CBIC भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, तुरंत कस्टम को लॉन्च किया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सुधार के लिए मेगा कार्यक्रम है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बिजनेस करने वाले लोगों को आसान और सुगम व्यापार मुहैया कराना, तो उसके लिए ही CBIC ने, केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसे तुरंत कस्टम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में एशियाई शेरों की आबादी 29% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज किया गया है। और पहले 2015 में शेरों की, एशियाई शेरों की संख्या कितनी थी? आप जानते हैं एशियाई शेर हमारे गिर जो अभ्यारण्य है वहाँ भी पाए जाते हैं गुजरात में। और 2015 में 523 था, लेकिन 2020 में कितना हो गया? 674। ये एक रेयर प्रजाति है एशियाई शेर का, तो इसमें 29% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज किया गया है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आप इस तरह के इन्फॉर्मेशन को याद रखिए, क्योंकि अब नॉर्मल जो पैटर्न है उसको छोड़ के ही पूछा जाता है। ये तो एक बार इस तरह का बाघ की आबादी के बारे में पूछा गया था। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपये आवंटित किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च किया गया था बहुत ही पहले सरकार के द्वारा। उसमें एक नया सा अभियान जारी किया गया है, प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसको लॉन्च किया गया है। और इसके लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। फिर बात करते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसे चालू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के ग्राम तेलिहार, ये खगड़िया जिले में ब्लॉक है, बेलदौर ब्लॉक है, बेलदौर प्रखंड है, वहाँ के एक गांव है तेलिहार, वहीं से गरीब कल्याण रोजगार अभियान को चालू किया गया था। और 6 राज्य में 116 जिलों के गाँव में कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसका आप समझने का प्रयास कीजिए। ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, जो भी हमारे प्रवासी मजदूर लौट के आए हैं उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया था। और इसे किस जगह पे चालू किया गया था? तेलिहार नाम का एक गाँव है। कहाँ पे है? बेलदौर ब्लॉक में है। बेलदौर ब्लॉक कहाँ पे है? खगड़िया ज़िला में है। खगड़िया ज़िला कहाँ है? बिहार में है। तो वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी के द्वारा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, अभी हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। इन्होंने जर्मी बेन नामक एक उपकरण लॉन्च किया था। इसमें क्या है? महिला उद्यमियों के लिए विकसित किया गया था।
इसे महिला उद्यमी मतलब वुमेन इंटरप्रेन्योर्स हब द्वारा विकसित किया गया था और इसका मेन काम है कि सतह पर जो भी 99% तक सतह पर जो कीटाणु होते हैं उनको मारने की एक क्षमता होती है, जिसका नाम है, एक उपकरण, एक डिवाइस है ये जर्मीबेन। फिर से आप समझने का प्रयास कीजिए। हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी के द्वारा महिला उद्यमियों के द्वारा एक डिवाइस बनाया गया था जिसका नाम था जर्मीबेन। इसके तहत क्या किया जाएगा, सतह और वायु रोगाणुओं को मारने के लिए ये सक्षम है जर्मीबेन, उसको लॉन्च किया गया था। भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन, आप जानते हैं सेंट्रल रेलवे जोन कहाँ पे है, मुंबई में ही आता है सेंट्रल रेलवे जोन। और वहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन। और ये क्या करेगा, यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करेगा और असामाजिक तत्वों पे नज़र रखेगा। मतलब रेलवे का जो सेंट्रल जोन है उसमें एक एआई रोबोट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, कैप्टन अर्जुन। और ये इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि इस यात्रियों का स्क्रीनिंग करना, जो कोविड-19 का स्क्रीनिंग होता है वो करना, और उसके बाद असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस KISCE की स्थापना करने जा रहा है। इसमें क्या होगा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक एक खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। इससे क्या होगा, राज्य में जो खेल के प्रति जो बच्चों का रुझान होता है उसको बढ़ावा मिलेगा। हर एक राज्य और हर एक केंद्र शासित प्रदेश में KISCE खेलो इंडिया स्टेट्स ऑफ एक्सीलेंस को जारी किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जारी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल, और 4 महीने में अपने गृह क्षेत्र लौटने वाले सभी कामगार जो भी हैं उनको अगले 4 महीने तक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए गरीब कल्याण रोजगार पोर्टल हमारे मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। और गृह मंत्रालय इसमें कितना रुपया दिया है, 50,000 करोड़ रुपया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसमें 50,000 करोड़ रुपया का वित्त पोषण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से बांस पर आयात लगाने वाले सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। जो बांस का आयात दूसरे जगह से अपने यहाँ होता है उसका पहले था रेट 10% टैक्स लगता था, सीमा शुल्क लगता था, जिसको बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। अपने यहाँ बांस बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी बाहर से लोग आयात करते थे, उसी को प्रतिबंधित करने के लिए 10 से 25% तक टैक्स को बढ़ा दिया गया है, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया है। इससे क्या होगा, बाहर से आने वाले बांस का दाम बढ़ जाएगा, जिससे लोग घरेलू बांस का ही उपयोग करेंगे और इससे रोजगार सृजन होगा। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन हैं? M अजीत कुमार। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? M अजीत कुमार। उन्होंने पूरे देश में 500 से अधिक CGST और सीमा शुल्क कार्यालय में ई-ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। सेंट्रल GST, CGST का फुल फॉर्म सेंट्रल GST हो गया, और ई-ऑफिस एप्लीकेशन को चालू किया है। किनके द्वारा? CBIC के जो अध्यक्ष हैं M अजीत कुमार, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जो हमारे कौन हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। उन्होंने
लोक शिकायत पर कोविड-19 से रिलेटेड शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का शुरू किया है। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन कोविड-19 से शिकायत करेंगे तो आपको उसका जवाब ससमय दिया जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट यानी विभिन्न स्थानों पर दावा निपटान की सुविधा का शुभारंभ किया है। ये ईपीएफओ कार्यालय को देश भर में अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन दावों का निपटान करने में सक्षम बनाएगी। आप जानते हैं जो भी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन से कुछ रुपया कटता है और वो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ में जमा होता है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी शिकायत होगा तो देश में मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा को चालू किया गया है, जिससे तुरंत ही निपटान किया जाएगा। नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है और ये ब्लू कॉलर श्रमिकों को अपनी भाषा और स्थान में नौकरी के अवसर खोजने में मदद करेगा। तो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? आप जानते हैं नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र मोदी जी हैं। और जानते हैं आप नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पे किया गया था? योजना आयोग के जगह पे किया गया था। तो नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? अमिताभ कांत। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? राजीव कुमार। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है, जिसमें सबसे फेमस जो था टिकटॉक, उसको भी बैन किया गया। शेयर इट, इसको भी बैन किया गया। इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म चीनी मोबाइल ऐप थे उन सबको बंद किया गया। गलवान घाटी में जो चीनी सैनिकों के द्वारा जो हमला किया गया था और इसमें भारतीय सैनिक मारे गए थे और चीनी सैनिक भी मारे गए थे, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने के लिए चीन के 59 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत टिकटॉक सबसे फेमस ऐप था वो भी बैन हो गया है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस इन पेंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रिया पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। और ये सिविल सेवकों ने इसमें भाग लिया है कि किस तरह से सिविल सेवक जो भी हमारे आईएएस आईपीएस हैं वो किस तरह से कोविड-19 को हैंडल कर सकते हैं। उनके लिए एक 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय था। इसमें 16 देश के 81 अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने सरकारी ई मार्केट पैलेस GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, GEM का फुल फॉर्म भी होता है। आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि GEM का फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस। इस पे ट्राइब इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। किन्होंने किया है? जो हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, ये ऑनलाइन पोर्टल होता है जहाँ पे किसान अपने सामानों को बेचते हैं, वहीं पे ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। इसमें ट्राइफेड नामक एक नई वेबसाइट लॉन्च किया गया है। ट्राइफेड travel.government.in नामक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। और ट्राइफेड जो है ये ट्राइबल के विकास के लिए एक संस्था है, जिसके अध्यक्ष कौन है? रमेश चंद्र मीना। आगे बढ़ते हैं। CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसका नाम क्या दिया गया? आरोग्य पथ। आपसे पूछा जाएगा आरोग्य पथ पोर्टल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या? सिंगल पॉइंट अवेलेबिलिटी, जो भी सामान होंगे जो हमारे रोगरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी सामान होंगे उस सब को सिंगल पॉइंट अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करेगा। यहाँ पे आपको इजीली वो सामान मिल जाएंगे। आरोग्य पथ ये
एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। KVIC खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है, उन्होंने महाराष्ट्र के पालघर में नीरा और तारगुर का उत्पादन करने के लिए एक अनोखी परियोजना शुरू की है। अगर आप गांव से रिलेटेड होंगे तो आप जानते होंगे तारी, उसे ही नीरा कहा जाता है, जो तार के पेड़ से होता है। और जहाँ जहाँ शराबबंदी है वहाँ तो नीरा का ज़बरदस्त उपयोग किया जाता है। तो यही महाराष्ट्र के पालघर जिले में नीरा और तारगुर का उत्पादन करने के लिए एक अनूठी पहल का शुभारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे, कुशीनगर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, और आप जानते हैं महात्मा बुद्ध से भी ये रिलेटेड है। आप बताइए कुशीनगर महात्मा बुद्ध से किस तरह से रिलेटेड है, कमेंट करके। तो कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की मंजूरी दिया है। तो कुशीनगर हवाई अड्डा जो उत्तर प्रदेश में था, उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। और तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में 2 पुल का निर्माण किया है, देविका और पुनेजा। तो उधमपुर में जो है वो देविका पुल है, और डोडा ज़िला में जो एक पुल है ये पुनेजा पुल है। और इसका शुभारंभ किन्होंने किया था? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इन्होंने किया था। और आपको मैं बता दूं, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सीमा सड़क संगठन होता है, उसके द्वारा ये रोड डेवलप किया गया है। कहाँ पे डेवलप किया गया है? जम्मू कश्मीर के उधमपुर और डोडा ज़िले में, उधमपुर में देविका और डोडा ज़िले में पुनेजा पुल का शुभारंभ किया गया है। आगे देखते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSD इसने और IBM जो हमारे कंप्यूटर सेक्टर का है, इन्होंने मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रेगनाइट का अनावरण किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जादू होल्डिंग LLC द्वारा जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में हिस्सेदारी के लिए अधिग्रहण को मंजूरी दिया है। और यह फेसबुक का ही एक कंपनी है, जादू होल्डिंग LLC। इसके और किसके बीच? जियो प्लेटफॉर्म के बीच एक समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है। किसके तहत? किसने इसको करवाया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इसको एक समझौता करवाया है। नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सहयोग से, नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सहयोग से डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, मतलब डीकार्बनाइजिंग का मतलब है कार्बन मुक्त, भारत में व्यापार जो कार्बन मुक्त होगा उसके लिए डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के लिए नीति आयोग ने किसके साथ हाथ मिलाया है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ हाथ मिलाया है। जहाज रानी और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और इसके राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार में है, मतलब जहाज रानी मंत्रालय जो शिपिंग मिनिस्ट्री होता है उसके, और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री जो हैं, जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री मनसुख मंडाविया और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। इन्होंने वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का आयोजन किया है, और ये फिक्की के द्वारा आयोजित किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया था। या आपसे पूछा जा सकता है जहाज रानी मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया। या आपसे पूछा जा सकता है रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी, इन्होंने R&D पोर्टल जिसका नाम क्या है? सत्यभामा का शुभारंभ किया है।
सत्यभामा का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना, SATY, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो आप देख रहे हैं सत्यभामा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसे नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। फिर देखते हैं आगे। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में स्थापित किया गया है। तो पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के कहाँ पे स्थापित किया गया है? लॉस एंजल्स में स्थापित किया गया है। और इस योग विद्यालय का जो नाम है वो स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा जाएगा। अब से अगर पूछा जाए भारत के बाहर स्वामी विवेकानंद के नाम पे कौन सा योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है या कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नायक, इन्होंने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है। डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 और 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन था। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 किस जगह पे आयोजित किया गया, तो ये गुजरात में आयोजित किया गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, यानी शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने युक्ति 2 पोर्टल का शुभारंभ किया है। जहाँ भी आपको वर्चुअली शुभारंभ लिखा रह जाए ना, इसका मतलब है कि खुद आके नहीं, मतलब ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के माध्यम से उन्होंने शुभारंभ किया है। यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, युक्ति का फुल फॉर्म क्या है? Y से यंग इंडिया, U से कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। युक्ति का फुल फॉर्म फिर से आप देखिए, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये फुल फॉर्म है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, जानते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना को मंजूरी दिया गया। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली लोड वार्निंग सिस्टम आई-फ्लोज शुरू किया गया है। ये फ्लड वार्निंग सिस्टम है। आप जानते हैं जब मानसून आता है तो बारिश से वहाँ पे फ्लड की स्थिति पैदा हो जाती है, इसको चालू किया गया, आई-फ्लोज को चालू किया गया है। ये एक बाढ़ चेतावनी प्रणाली है जिसका शुभारंभ किन दोनों ने मिलकर किया? हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मिलकर लॉन्च किया था। अब आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस। हम एक एक करके 31, 1, 2 इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे कि कितने महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो 31 मई को आप जानते हैं, देखिए दिवस में बस आपको 2 चीज़, वैसे तो मैंने ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन लिखा है बट आप इसमें से 2 चीज़ याद रखिएगा। पहला कि किस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है और उसका विषय क्या है, और एग्ज़ाम में अब ज़्यादातर विषय ही पूछा जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और 2020 का थीम है युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाने और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना है। तो क्या है यहाँ? प्रोटेक्शन ऑफ द यंगर जनरेशन, फोकसिंग ऑन प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको निकोटीन यूज, मतलब युवाओं को निकोटीन के यूज से बचाना, यही इसका आप मोटे तौर पे याद कर लीजिए विषय है। और 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आगे बढ़ते हैं। 1 जून को ग्लोबल डे फॉर पेरेंट, यानी माता पिता दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 जून को। फिर आगे बात करते हैं कि कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन जो FAO है,
FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, इसकी घोषणा किया गया। और इस बार का विषय क्या है? 2020, 1 जून 2020 को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट भी है और आपसे पूछा जाएगा कि इसका विषय क्या है। 20th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे, यानी विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। आगे देखते हैं, 2 जून को आप जानते हैं तेलंगाना राज्य की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना का अगला राज्य का दर्जा प्राप्त अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और उसके पहले मुख्यमंत्री कौन बने? के चंद्रशेखर राव। और पहले राज्यपाल कौन बने? ESL नरसिम्हन, ये इसके पहले राज्यपाल बने थे। और पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बने थे। तो कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 3 जून को दुनिया में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड साइकिल डे यानी विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। फिर से आप देखिए, 31 को क्या मनाया गया? तंबाकू निषेध दिवस। 1 को क्या मनाया गया? तो 1 को जो आपका मनाया गया वो आप सबसे इम्पोर्टेंट याद कर लीजिए, विश्व दुग्ध दिवस या फिर ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया। 3 जून को साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, यानी हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 4 जून को हिंसा के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगर आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि टोबैको दिवस कब मनाया जाता है, आपसे यही सारे दिवस पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ द एग्रेशन किस दिन को मनाया जाता है? तो 4 जून को मनाया जाता है। फिर 5 जून को तो आप जानते ही हैं। मतलब आप सीधे समझ लीजिए, जो आपको अगर पता है, फेमस डे अगर आपको पता है तो उसका थीम पूछा जाएगा, और जो डे आपको नहीं पता है वो डे आपसे पूछा जाएगा। यही आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो 5 जून को विश्व, मैं भी चाहता तो सिर्फ इम्पोर्टेंट कुछ जो हल्का हल्का क्वेश्चन रहता वो डाल देता, लेकिन बैंकिंग के लिए या फिर SSC CGL के लिए अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अब जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 1 लाइनर के भी रूप में नहीं पूछा जाता है, वो आपको 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा, निम्न में से कौन सा सही है, इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए आप पढ़ने से भागिए नहीं, मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो 5 जून को विश्व स्तर पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या है? बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की थीम पर मनाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? तो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता था। 6 जून को रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र 6 आधिकारिक भाषा को ऐड किया था और इसी के विकास के लिए रूसी भाषा दिवस के रूप में 6 जून को मनाया जाता है। 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में। विश्व खाद्य, आप नेशनल खाद्य सुरक्षा दिवस मत समझिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में 7 जून 2020 को मनाया जाता है। और ये WHO के अनुसार इस वर्ष का जो विषय रखा गया वो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फिर से आप एक बार देखिए, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष का जो विषय है वो है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशन डे यानी विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2020 का विषय क्या है? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। तो आप याद करते चलिए, 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। और इस बार का विषय क्या था? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
एल्बिनिज्म जो रंगहीनता की बीमारी होती है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है 13 जून को, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। और इस बार का विषय क्या है? मेड टू शाइन। आगे देखते हैं 12 जून को कौन सा मनाया जाता है। ये तो आगे पीछे हो गया बट फिर भी 12 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर्स। और आप जान लीजिए जून महीने में जितने भी दिवस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक भी डे ऐसा नहीं है जो कि एक दिवस के रूप में नहीं है। तो अगर आप अगले 6 महीने में कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो जून का आप ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस सब हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये मनाया जाता है 12 जून को। अब थोड़ा हम जान लें कि ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा बनाया जाता है, इसके द्वारा ही घोषणा किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? अभी भी हमारे गाय राइडर जो हैं वो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में ILO की स्थापना हुई थी। 14 जून को तो विश्व में हर जगह मनाया जाता है, ये आप जानते भी होंगे। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष का विषय था सेव ब्लड सेव्स लाइफ। और इसका स्लोगन क्या था? गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड ए हेल्दियर प्लेस। ये स्लोगन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट विषय आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि 14 जून को जो वर्ल्ड डोनर डे के रूप में मनाया गया, अगर आप बिहार दरोगा या किसी और SI लेवल की अभी तैयारी करते हैं तो मैंने देखा है वहाँ पे भी अब डायरेक्ट डे नहीं पूछा जाता है, उसका विषय ही पूछा जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि 14 जून को जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया, विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया, उसका विषय क्या है? सेव ब्लड सेव्स लाइव्स। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस दिवस के रूप में मनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। आप जानते हैं जो भी बुजुर्ग होते हैं उन्हें अनाथाश्रम में छोड़ दिया जाता है, उन्हें खाना पीना नहीं दिया जाता है, उन्हें नए जनरेशन के द्वारा सताया जाता है। तो इसी के अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। इसका विषय क्या है इस बार का? लिफ्टिंग अप वॉइसेस, मतलब आवाज़ को उठाना, जो बुजुर्गों का आवाज़ है उसको उठाना। फिर देखते हैं 16 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली रिमिटेंस, यानी पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये कब मनाया जाता है? 16 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करें तो 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, मतलब अकाल और जो आपका डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण के विरुद्ध कम करने का जो दिवस मनाया जाता है वो 17 जून को मनाया जाता है। और इसका विषय क्या था? फूड फीड फाइबर, ये था। आगे बढ़ते हैं। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया। ये तो कितना बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 18 जून को विश्व स्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। ये इस गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? लोग पेट से संबंधित समझ लेते, नहीं, ये पाक कला से संबंधित होता है, जो भी स्थानीय भोजन और रसोई से संबंधित होता है। जैसे किसी जगह का फेमस, जैसे इडली सांभर साउथ इंडिया का होता है, ढोकला ये गुजरात का होता है। तो इस तरह से जो जिस जगह का स्थानीय भोजन होता है फेमस, उसका दिवस मनाया जाता है। ये 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाया जाता है। 18 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, ऑस्ट्रिच प्राइड डे के रूप में मनाया जाता है। और ये ऑटिज़म की बीमारी होती है, उनसे पीड़ित व्यक्तियों के सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 18 जून को 2 दिवस मनाया जाता है। और ये गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है और दूसरा
ऑटिज्म प्राइड डे मनाया जाता है, मतलब ऑटिज्म से पीड़ित जो भी व्यक्ति होते हैं उनके लिए दिवस मनाया जाता है। अब मणिपुर ने ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि मणिपुर का है ये, यूनिटी डे के रूप में, ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे के रूप में मणिपुर ने मनाया था। तो 19वां ये जून विद्रोह दिवस था जो कि 18 जून को मणिपुर के केकरूपत में मनाया गया था। फिर 19 जून की बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, सेक्सुअल वायलेंस जो यौन उत्पीड़न से संबंधित जो होता है उसके लिए वर्ल्ड डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस ये 19 जून को मनाया जाता है। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, आप अगर आसान वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप पूछेंगे कि ये सब डे कहाँ से आ गया। आपको ल्यूसेंट या फिर किसी और बुक में रेफ़र कीजिए, आपको ये सारे डेज नहीं मिलेंगे। मैंने एक एक डेट को डाला है और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट डेज है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सब को कलेक्ट करके लिखा है। तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा अगर आपको बैंकिंग के एग्ज़ाम में आपको पीओ बनना है या फिर ऑफिसर बनना है, तो आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। तो यूनाइटेड नेशन 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। तो ये तो हल्का है, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका थीम क्या है, एवरी एक्शन काउंट्स, मतलब शरणार्थी सहित हर एक आदमी का जो उनके प्रति रवैया होता है वो मायने रखता है। इसी के विषय के साथ 2020 में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। और 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। जो भी संगीतज्ञ होते हैं, जो भी संगीत से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। फिर 21 जून को एक वर्ल्ड म्यूजिक डे और एक और हाइड्रोग्राफी डे, मतलब विश्व हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। ये महासागर से संबंधित होता है। तो विश्व हाइड्रोग्राफिक डे का थीम क्या है, हाइड्रोग्राफिक इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज, ये होता है। अब ये थीम जो होता है वो इंग्लिश में ही आपको याद करना पड़ेगा, उसका हिंदी थीम नहीं बनता है। आपको यही लिखा रहेगा वहाँ पे, हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। फिर आगे बात करते हैं, 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल विडो डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में 23 जून को मनाया जाता है। सबसे अच्छा रहेगा आप इसे नोट कर लें। उसके बाद यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। फिर IMO, आप जानते हैं, जो भी आप शिपिंग या मर्चेंट नेवी से संबंधित होंगे तो आप जानते होंगे कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था होता है जो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को, जो समुद्री परिवहन होता है उसको नियंत्रित करता है। उसका दिवस जो है 25 जून को सी फेरर्स डे, यानी नाविकों के दिन, जो भी हमारे नाविक होते हैं जो कि जुड़े होते हैं इससे, तो उनके दिवस के रूप में 25 जून को मनाया जाता है। किसके द्वारा, IMO ने इसकी घोषणा की थी कि 25 जून को सी फेरर्स डे के रूप में मनाया जाएगा। और 2020 में इस दिन का अभियान जो है उसका विषय क्या है, सी फेरर्स आर की वर्कर्स, मतलब जो नाविक होते हैं हमारे, जो सी फेरर्स होते हैं वो महत्वपूर्ण कार्य करने वाले होते हैं। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट विक्टिम ऑफ टॉर्चर, यातना पीड़ित से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये कब मनाया जाता है, 26 जून को मनाया जाता है। तो 25 जून को कौन सा मनाया जाता है, सी फेरर्स डे। 26 जून को कौन सा मनाया जाता है, यातना पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आप ऐसे याद कर लीजिए। और ये उसके लिए मानवीय अत्याचार से प्रभावित लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है। फिर 27 जून को MSME, स्मॉल मीडियम एंड SME इंटरप्राइज जो होता है, स्मॉल एंड द मीडियम इंटरप्राइज, ये अपना जो होता है SME मंत्रालय, उसके लिए ही विश्व स्तर पर SME को बढ़ावा देने के लिए 27 जून को 2017 के बाद से हर साल ये दिवस मनाया जाता है।
28 जून से एक सप्ताह यहाँ पे मैंने लिखा है, 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व के रूप में मनाया है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 28 जून से 12 जुलाई तक संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया, कौन सा फेस्टिवल के रूप में मनाया गया। तो ये संकल्प पर्व के रूप में मनाया गया था। ये नरेंद्र मोदी के आह्वान पर किया गया था, इसलिए ये इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक मैंने मणिपुर वाला जो बताया था तो वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मणिपुर का वो विद्रोह दिवस था तो वो भी इम्पोर्टेंट आएगा। तो श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किया गया था, जिसमें कार्यालय और उसके आसपास तक जहाँ तक संभव हो 5 पेड़ लगाने का आह्वान किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसका नाम क्या दिया गया? संकल्प पर्व, जिसमें जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे 5 पेड़ आप लगाएंगे। कब से कब तक? 28 जून से 12 जुलाई तक मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। और आप जानते हैं ये थे हमारे पीसी महालनोबिस, उनके ही अध्यक्षता में, उनके ही जयंती पर, उनके ही जन्म दिवस के रूप में 20 जून को हमारे देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 30 जून को, तो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटिज्म। तो ये क्या होता है? संसदीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्तर पर संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? सांसदों को याद करने के लिए ये 30 जून को मनाया जाता है। दूसरा है एस्टेरॉयड डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह जो आप पढ़ते हैं, एस्टेरॉयड डे के रूप में 30 जून को मनाया जाता है। अभी वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं इसे अगले पार्ट में कवर करूँगा। प्रमुख नियुक्तियाँ, इस्तीफा, संन्यास, ये सारे चीज़ होंगे। फिर उसके बाद खेल से रिलेटेड समाचार होंगे। फिर उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण निधन हुए हैं उससे रिलेटेड समाचार होंगे। और भी जो भी करंट अफेयर होंगे उसे मैं डिटेल से कवर करूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप पहली बार बोर्ड फिल किए होंगे तो आप एक बार दोबारा पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आप खुश होने वाले करंट अफेयर को पढ़ के जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जानता हूँ आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, तो आपको ईजिली 4 ऑप्शन देके एक एक पॉइंट को कवर कराया गया होगा, लेकिन मैंने जो कवर कराया है वो फुल डिटेल में कवर कराया है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं इसके ही पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।